परसों छुट्टियां फिर 300 लाइट घट गया मुझे। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। आज मैं थोड़ा सा उसका आपको ना व्यू दूंगा अकाउंट्स के हवाले से, ईजीएम के हवाले से स्पेसिफिकली, और ऑडिटर्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको एक उसका व्यू दूंगा उस चैप्टर्स में जो कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं। कल आपका टेस्ट है 4 से 5 बजे, वो अपलोड हो जाएगा और मंडे से आप इंशाल्लाह फिजिकल आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपकी जो है वो फिजिकल क्लास, आखिरी चैप्टर जो है वो फिजिकल क्लास में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी जी। आपका कोई सवाल है पहले इस चैप्टर में से तो पहले वो बोल दें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? ये वेटिंग में क्यों है आ रहा एक गेस्ट? जी फहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे पूछना था, कल आपने बोला था कि अर्जेंट मीटिंग में ना कोई वो एजेंडा सेम रहता है ओरिजिनल मीटिंग वाला, हाँ जी। उसमें कोई नई वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो हाँ जी। सकती। जी जी। सर इस सर इसी चैप्टर में ना वो लिखा हुआ है स्टार्ट में एडजर्नमेंट के अंदर हाँ कि वो कहते हैं सर एट एनी एडजर्न मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ व्हिच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ईदर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग में हाँ बी जी। पास्ड। हाँ जी। तो सर वो सेवन इसमें तो डेज वो के कहते अंदर वो 7 डेज के अंदर अगर नया नोटिस इशू हो जाए, नया एजेंडा बन जाए। डिलेड टाइम के अंदर। हाँ जी, डिलेड टाइम के अंदर अगर नया एजेंडा नोटिस इशू हो जाए, साथ ही आपको शॉर्ट टर्म पीरियड का नोटिस भी लेना, अप्रूवल भी लेना पड़ेगी, क्योंकि मीटिंग टाइम क्या है? 21 दिन। बात समझिएगा जरा एक मिनट। यस सर। मीटिंग का नोटिस का टाइम क्या? किसी भी मीटिंग का 21 डेज। यस सर। ठीक है। अब ट्वेंटी यस सर। वन डेज के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है ना, कि मीटिंग अर्जेंट कितनी देर हो सकती है? 1 वीक। 1 वीक हो सकती है ना मैक्सिमम। सर। ठीक है। यस सर। तो अगर आप वहां पे अर्जेंट मीटिंग में नया एजेंडा इशू कर दें, कोई नई रेजोल्यूशन की प्रपोजल डाल दें, यस सर। देन इट कैन बी एडेड। यस। अदरवाइज सेम रहना तो सर उसका अप्रूवल किससे लेना पड़ता है वो नया एजेंडा इशू करने के लिए? है। बेसिकली ना ये डायरेक्टर्स देते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। हर मीटिंग से पहले पहले बोर्ड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ की मीटिंग डायरेक्टर्स? जरूर होती है। यस सर। ठीक है। वो फिर क्या करेंगे? एट द सेम टाइम राइट बोर्ड ऑफ सर। डायरेक्टर्स की राइट। मीटिंग करेंगे। वो कहेंगे अच्छा यार ये एजेंडा डाल दो, एक और राइट सर। और एजेंडा सर राइट सर। लेकिन नॉर्मली सर ऐसा एक और नहीं पूछना था होता, कि सर जो नॉर्मली ऐसा नहीं हम होता। राइट सर। ठीक है। हाँ जी। जी सर दूसरा पूछिए। एक और पूछना था कि सर फॉर्म 29 के अंदर ऑडिटर भी चेंज हो सकता है और जब फाइलिंग करते हैं रजिस्ट्रार को, और कोई और दूसरा ऑफिसर भी है हाँ जैसे जी, कंपनी का हर सेक्रेटरी ऑफिसर, या हर सीएफ? ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर चेंज होना तो फॉर्म 29 के जरिए चेंज होना है। सीएफओ राइट सर। चेंज होना है, थैंक यू सर। सेक्रेटरी चेंज होना है, डायरेक्टर चेंज होना है, डायरेक्टर रिजाइन कर गया, नया डायरेक्टर अपॉइंट होना है, डायरेक्टर आपका इनएलिजिबल हो गया, वो निकल गया, नया आना है, ऑडिटर्स नए आने हैं। हर बार फॉर्म किसी भी ऑफिसर की चेंज के लिए फॉर्म 29 ही जाएगा। राइट सर। थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। नहीं जी, आज आज मैं आपको एक और बात अब समझाता हूँ एडिटर्स के रेफरेंस, जरा वो बात समझिएगा। एक ही चीज हमारी रहती है, मैं समझता हूँ जो डिस्कस करने वाली है, जो आपको थोड़ी सी अगले चैप्टर में हेल्प भी देगी। अज्यूम करें कि जी कोई एबीसी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड के लिए तो अखबार में इश्तहार देना भी लाजमी है, आपको पता है, एजीएम के लिए। एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके अकाउंट्स क्लोज हुए जून, सॉरी,
उसके पहले अकाउंट्स क्लोज हुए जून 30 2019 के अकाउंट्स क्लोज हो गए उसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोजर। ठीक है जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो क्लोज हुआ, तो इसकी जो एजीएम है, मैं अगला साल रख के इसको डिस्कस करूंगा। इसकी जो एजीएम है वो हो रही है से अक्टूबर, लास्ट डे हो रही है जो हमारी अप्रूवल है, अक्टूबर 28 2019 को एजीएम हेल्ड हो रही है, विद इन 120 डेज ऑफ द डेट ऑफ द जो है। इसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अप्रूव्ड हो गई, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अप्रूव्ड हो गई, आपने माइड बी को फाइनल डिविडेंड भी देना था वो भी अप्रूव्ड हो गया, और आपकी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट भी हो गई। ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट चाहे पुराने कर लें चाहे नए कर लें, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट हुई से जी पार्कर रैंडल। ओहो, डबल डी लिखा गया। पार्कर रैंडल एजेएस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये इस एजीएम के नतीजे में अपॉइंट किया गया, इस एजीएम के नतीजे में अपॉइंट किया गया। ये किस साल के लिए अपॉइंट किया गया बेटा? यहां जो अपॉइंटमेंट हुई है वो ही है फॉर जून 30 2020, जो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग है ना, उसके लिए अपॉइंट किया गया। अब आगे तरतीब ऐसे चलती है, ऑडिटर्स shall hold their office for 1 year from AGM to AGM, from AGM to AGM। अब जनाब हम इस कंपनी ने जून 30 2020 क्लोज हो गया, 2020 क्लोज हो गया, क्लोजिंग हो गई। एक तो यहां पे ऑडिटर ने जून 30 को आके स्टॉक टेक करना है। ऑडिटर बकायदा लेटर लिखेगा कि जनाब आपका जो फिजिकल स्टॉक टेक है वो हमने लेना है, फिजिकल स्टॉक टेक। मसलन कोई स्पिनिंग मिल है, स्पिनिंग मिल में उसे उसका पास यार्न कितना पड़ा है, उसके पास इन प्रोसेस कितना है, उसके पास धागा कितना पड़ा है, उसके पास स्टोरेज स्पेस कितने पड़े हैं, उसके पास कैश इन हैंड कितना है, फिजिकल कैश इन हैंड भी गिना जाता है, कट ऑफ प्रोसीजर लगाए जाते हैं, कट ऑफ प्रोसीजर्स, लास्ट वोचर, लास्ट जेवी वोचर, लास्ट बैंक वोचर, सारा कट ऑफ वोचर जून को ऑडिटर टीम जाती है बकायदा जी, वो टीम इसको कट ऑफ प्रोसीजर लगाती है। वो टीम वापस आ जाती है और अपने पास वो फाइल होल्ड कर लेती है जिसमें उसकी पूरी स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स के जी ये सारा उसने कट ऑफ प्रोसीजर लगाना है। फिर देन मैनेजमेंट जो है कंपनी की, मैनेजमेंट जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाती है। हमारे यहां जरा रिवाज बहुत कम है, वो ट्रायल बैलेंस ही बना के ऑडिटर्स को भेज देते हैं, जनाब खुद ही बनाते हैं। लेकिन बाय लॉ देखें तो ऑडिटर्स की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। वो अनऑडिटेड यानी कि जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाहिर है पहले बनी, जैसे आपने इंट्रो में पढ़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी प्रिपेयर हो गई, साथ उन ट्रायल बैलेंस, साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की और उन्होंने अपने ऑडिटर्स को भेज दी। ऑडिटर्स फॉर व्हाट? टू कंडक्ट द ऑडिट, टू कंडक्ट द ऑडिट। बकायदा इनिशियल मीटिंग होती है, इनिशियल मीटिंग के बाद ऑडिटर्स जो है वो जाहिर है कोई मैनेजर नहीं जाता, मैनेजर जाएगा मैक्सिमम फर्स्ट मीटिंग करके वापस आ जाएगा। जो आप आर्टिकल लड़के हो वहां जाते हो, वो देखते हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो पार्टनर डिसाइड करता है या सीनियर मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से ऑडिट पे किसने जाना है। वो कैपेसिटी देखी जाती है, बच्चे की कैपेसिटी भी देखी जाती है कि भाईजान ये ना हो कि यहाँ से वो शाहजेब जाके ज्वाइन करे, दूसरे दिन उसको चल भाई लिस्टेड कंपनी के ऑर्डर पे, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे सीनियर ऑडिटर, आपका एक मिडल मैन भी तैयार होता है, आपका जूनियर भी तैयार होता है, सीनियर हमेशा बड़े ऑर्डर पे भेजा जाता है,
मीडियम छोटे ऑडिट पे सीनियर बना के भेज दिया जाता है, और जूनियर जूनियर ही होता है। ठीक है जी। अब वो उसमें एब्जॉर्व करने की होती है वो, अच्छा वो ऑडिट पूरा अपना कंडक्ट करते हैं। ऑडिट कंडक्ट, दे गो टू क्लाइंट ऑफिस। क्लाइंट ऑफिस, यहां ऑडिटर्स के लिए बड़ा बाज का होता है कि पता नहीं रोटी वाला क्लाइंट ऑफिस हैगा या नहीं हैगा जी। ये आर्टिकल लड़कों को एक बड़ा अट्रैक्शन होती है कि जी वहां रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ट्रेवलिंग अलाउंस देंगे नहीं देंगे। ये आप जब आर्टिकल में आएंगे तो ये बातें आपको भी सुनने को मिलेंगी। क्लाइंट ऑफिस जाते हैं, वो अपना ऑडिट कंडक्ट करते हैं, और जाहिर है जनाब उसमें क्वेरीज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक कंफर्मेशन होता है, डेटर्स कंफर्मेशन होती हैं, क्रेडिटर्स कंफर्मेशन होती है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी का, कि क्लाइंट ने कहा जी बैंक में मेरे 10 मिलियन पड़ा है, आप बैंक को डेट लेटर लिखते हैं जी, वाकई जी वो जी एबीसी लिमिटेड का 10 मिलियन आपके पास पड़ा है। वो कहते हैं जी हमने 50 मिलियन लोन लिया हुआ है, आप बैंक को लेटर लिखते हैं, क्या वाकई 50 मिलियन लोन लिया हुआ है? फिर आपके बकायदा वो सिक्योरिटीज देखी जाती है कि उस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्या थी, कौन सी चीज मोड़ गई थी, बल पूरी ऑडिट फाइल प्रिपेयर की जाती है, फुल ऑडिट फाइल प्रिपेयर। और जब क्लाइंट टीम वहां से आती है तो माइट भी एक रिक्वायरमेंट लेटर भी इशू किया जाता है, ज़ाहिर कि जनाब आपकी ये चीजें हमें चाहिए। देन वो टीम वापस इधर ऑफिस आ गई जी, कहां आ गए जी, पार्कर एंडल आ गए जी। अब क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड करना इस रिक्वायरमेंट लेटर के लिए कि जनाब ये आपकी चीजें रह गई, ये देने आ रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज डलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि वो इतने डिस्क्लोजर्स, वो स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स, डेफर टैक्सेशन, वो इतनी कैलकुलेशन, वो जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वहां वो करके देते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज कंपनी है वहां तो उनको वो तो कहते हैं भाईजान ऑडिटर ही करेगा, ऑडिटर ही लिखेगा जो करना है। बहरहाल वो वापस आते हैं, देन रिव्यू बाय द मैनेजर, रिव्यू बाय द मैनेजर, फिर उसके कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, वो क्लाइंट के साथ रिकंसाइल करते हैं। देन रिव्यू बाय द पार्टनर, विच पार्टनर बेटा, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर एक ही होता है, ये नहीं कि मैं भी रिव्यू कर रहा हूं, जुनेद साहब भी रिव्यू कर रहे हैं, निशान साहब भी रिव्यू कर रहे हैं, नहीं, जिसने उस ऑडिटर्स रिपोर्ट को साइन करना है उसी रिव्यू करना है। ठीक है जी। और अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई कल को कि जी को वो हम बाद में खैर बात करते हैं, तो वो जुनेद साहब जिम्मेदार होंगे, पार्कर एंडल जिम्मेदार नहीं होगी। हर बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिम्मेदार है। प्रैक्टिस सन्स पार्कर एंडल को नहीं मिला हुआ, प्रैक्टिस सन्स मेरा अपना है, जुनेद साहब का अपना है, जिशान साहब का अपना है, कराची वालों का अपना है, लाहौर वालों का अपना है। हर बंदा अपने किए का खुद जिम्मेदार है। फिर उसके पॉइंट एंगेजमेंट पार्टनर के पॉइंट्स निकलते हैं। देन फिर एक अनऑडिटेड जो फाइनल शेप होती है, अनऑडिटेड नहीं अब रही ऑडिटेड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी फाइनल नहीं है, ऑडिटेड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी एडिटर्स रिपोर्ट इसके ऊपर देते। फिर बात का ऐसा होता है कि जी मैनेजमेंट में और ऑडिटर्स में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है जी, कि जी डिस्क्लोजर पे आ जाता है कि जनाब ये डिस्क्लोजर हमने ऐसे ही दिखाना है, ऑडिटर कहता है नहीं जनाब ये तो स्टैंडर्ड तो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लाइंट कहता है नहीं जी वो ऐसे ही दिखाना है। तो वहां पे बाज़ ऑडिटर जो होता है फिर रिपोर्ट इशू करते हुए वो कहता है अच्छा जनाब मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करूंगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट 3-4 किस्म की है जनाब, मैं सिर्फ 2 ही डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है रिपोर्ट क्वालिफाइड, एक होता है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर का कोई मैच नहीं है, एवरीथिंग इज करेक्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है सब चीज ठीक है सिवाय एक बात के, जैसे छोटा सा किसी चीज में दाग लग जाना। वहां ऑडिटर अपने सर पे कोई तलवार नहीं लेता, वहां क्लाइंट ऐसा नहीं कह सकता कि यार मेरे को 5 लाख फीस और ले लेना है, ना लिखो। नो बडी कैन टेक रिस्क। क्यों? यहां आपका लाइसेंस का रोल है, आप पैसों के लिए अपना लाइसेंस सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। बाज दफा आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन अप्लाई हो जाती है। स्कोप लिमिटेशन वहां ऑडिटर्स रिपोर्ट और ज्यादा सख्त हो जाती है कि ऑडिटर वो कहते हैं हमने आपको स्टॉक टेक ही नहीं करवाना जी,
तो वहां वो बंदा कहता है यार मैंने फिजिकल स्टॉक टेक करना था, मैंने उसको अपना फाइनेंशियल के साथ टैली करना था। अच्छा, वो जी जनाब अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑलमोस्ट ऑडिटेड होती हैं, ड्राफ्ट साइन ऑफ नहीं हुए। अच्छा, रिपोर्ट अनक्वालिफाइड भी हो सकती है, क्वालिफाइड भी हो सकती है। अच्छा, ये भी साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट लिखी जाती, ड्राफ्ट भेजी जाती, ड्राफ्ट, फाइनल नहीं, अपने लेटर के ऊपर नहीं, ड्राफ्ट रिपोर्ट। ये पूरा सेट जो है ये जनाब भेज दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये भेज दिया जाता। 5 मिनट ठहर जाए यार, जरा अजानें हो रही हैं, टाइम हुआ है जी 5:25। तो 10 मिनट बाद मैं दोबारा इन होता हूँ जी, जरा अजान हो रही है।
जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी, आवाज आ रही है जी? प्लीज रेज योर हैंड। आवाज असमर, इसको अनम्यूट करो। जी यस असमर सर, आ रही आ है। रही, चलो ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब हम थे जनाब यहाँ पे जी। अच्छा, ये जो आपकी अभी हम समझ लेते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है जी, सब ठीक है जी। अनक्वालिफाइड और ऑडिट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजी जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फिर होती मीटिंग, जिसमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो उसका जो लास्ट पेज होगा वहां लिखा जाता है कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन दिस डेट। ये बकायदा लिखा जाता है उसके ऊपर। और यहां पे एक और, अच्छा, 7 डायरेक्टर क्या करते हैं, 7 डायरेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि एक आपने तैयार करनी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसमें आप अपनी कंपनी का ओवरव्यू देते हैं और क्या क्या देते हैं वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट भी साइन ऑफ करते हैं। वो आप करते हैं कि वो डायरेक्टर क्या करते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स होती मीटिंग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ है उसके मिनट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड यानी कि साइंड बाय द वन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी तो सीएफओ भी साइन भी करेगा, प्लस डायरेक्टर रिपोर्ट। ये पूरा सेट जो है ना, ये पूरा सेट दोबारा ऑडिटर्स के पास आ जाता है, ऑडिटर्स। और अगर कोई क्वालिफिकेशन लगी हुई है ना, मतलब ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन लगा के भेजी थी, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वजह बतानी है आपने कि जी हमारा और ऑडिटर्स का कंफ्लिक्ट क्या है। जाहिर है कंफ्लिक्ट है, जो क्वालिफिकेशन लगी है ना, मतलब कि मैनेजमेंट ने अपना व्यू पॉइंट देना है, कहां पे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। अच्छा, साथ ही यहां पे ड्राफ्ट नोटिस भी हो जाता है जी, एजीएम का, एजीएम का ड्राफ्ट नोटिस। फिर ऑडिटर्स क्या करता है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देता है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट अपने लेटर के ऊपर, और बकायदा उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो भी उसका एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो साइन करता है, डेट डालता है, प्लेस होती है कि जी कहां से इशू हुई है। और ये ऑडिटर्स रिपोर्ट एड्रेस किसको होती है, ये मेंबर्स को एड्रेस होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स। और वो साइन ऑफ करके ये कॉपी दोबारा मैनेजमेंट को भेज देता है, एक कॉपी अपने पास रख लेता है, और वो फिर एजीएम का नोटिस इशू हो जाता है। 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सर्कुलेट होती हैं, 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना लाजमी है तमाम मेंबर्स को। तो वो 7 सर्कुलेट होती हैं, 7 नोटिस भेज दिया जाता है, एजीएम का नोटिस फिर फाइनल नोटिस ऑडिटर को भेज भी दिया जाता है। ऑडिटर्स ने भी आना है भाई, लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर्स वैसे ही कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी में भी ऑडिटर ने शमूलियत इख्तियार करनी है इन। और फिर जो भी इसकी मीटिंग कब हुई, से हम कहें जी अक्टूबर 25 2020 को हो गई, और वही ऑडिटर्स या अपॉइंट हो गए, अज्यूम कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गई, और डिविडेंड भी हो सकता हो जाए, एंड सो द कैरी ऑन। दिस इज अ होल सिनेरियो ऑफ द एजीएम और द डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट अभी हमने बेटा अगले चैप्टर में पढ़नी है, असल मैंने टच दिया है कि डायरेक्टर रिपोर्ट होती क्या है, डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या है वो हम उसमें पढ़ेंगे, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वो आपको सिर्फ टच दिया है कि हाउ ऑडिटर्स रिपोर्ट किस तरह इशू होती है। और ये दिस इज योर सिग्नेचर बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट पुत्र दो तरह देने, एक चार्टर्ड वो हैं जो इंडस्ट्री में बैठे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस का, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, एज एन सीएफओ, एज एन डायरेक्टर फाइनेंस, एज एन व्हाट्सएवर इज, ठीक है जी, वो वहां पे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो बंदे, आप एक काम कर सकते हैं, आप या प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, आप दो दो काम नहीं कर सके। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहे हैं और आप ये कहें कि जी कि मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, नहीं जी, दो काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ एक बात अलाउ है,
वो है एजुकेशन। जैसे हम तीनों के पास लाइसेंस मौजूद है, लेकिन हमें एक और प्रोफेशन अलाउड है, और वो है एजुकेशन। कहते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिस करेगा, या मैक्सिमम एड ऑन क्या कर सकता है, डेट इज वो एजुकेशन फील्ड में हो सकता है। वो ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं जी सदाकत लिमिटेड का या मैं इंटरलूब लिमिटेड का CFO भी हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो काम नहीं हो सकते, एक काम होना है। एंड ले जी, आपकी जो कंपनीज हैं वो आपकी सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती हैं, जैसे हमारी बहुत सारी कंपनी फैसलाबाद में भी सोल प्रोप्राइटर भी हैं, या पार्टनरशिप हो सकती हैं आपकी। हमारी तीसरी नहीं हो सकती, तीसरी हमारी अभी किस्म अभी तक अप्लाई नहीं हुई। या आपकी फर्गूसन भी पार्टनरशिप फर्म है, EY भी पार्टनरशिप फर्म है, पार्कर एंड पार्टनरशिप फर्म है, और यहाँ पे पता नहीं कोई सोल प्रोप्राइटर भी बहरहाल होती हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटर भी आप कंपनी एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ले जी, कोई सवाल तो बोले जी वलीद। जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है सर, आज का लेक्चर अपलोड करवा दिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। जी लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, हो गया, चलेंगे। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू जी। सर। और जी, और कोई सवाल है तो बोलें जी। एनी अदर क्वेश्चन जी, एनी अदर क्वेश्चन? फहद जी, फहद। सर मुझे ये पूछना था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ऑडिट के लिए प्रपोजल भेजती हैं उसको कंपनीज को जब हाँ उन्हें जी, एनुअली अपना ऑडिटर चेंज करना चाहे, हाँ जी, अगर वो मांगेंगे तो आप प्रपोजल भेज सकते हैं। और ठीक है, बस राइट सर। आप खुद नहीं आप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चाहें, ये नहीं है कि आप अपने आप को एडवर्टीजमेंट नहीं हम कर सकते। हम तो राइट सर। भाईजान बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते। हाँ, हम प्रपोजल राइट सर। भेजते हैं जब पब्लिक में गवर्नमेंट गवर्नमेंट की आती है ना, ऑडिट की प्रपोजल आती हैं, तो वहां हम अप्लाई करते यस हैं। सर। वहां हम अप्लाई करते हैं, वहां वहां प्रपोजल भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते? राइट सर। लेकिन एक प्राइवेट सर कॉम। जो जी, सर जो इंडस्ट्रीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो पढ़ा नहीं सकते? वो पढ़ा सकते हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं? वही पढ़ा सकते हैं, वही पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने में किसी को बार नहीं है। राइट सर। ठीक है। राइट सर। हाँ जी। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन जी? एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करता चलूं कि हमने जो ऑडिटर्स अगर चेंज करने हो, तो पिछले ऑडिटर की जब तक आप फीस नहीं देंगे, अगला ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता। ये नहीं है कि जिन्होंने पार्कर एंड को पॉइंट किया, मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरी फीस दी नहीं, अब वो चले गए से क्यूम रजा कंपनी के पास। अब क्यूम रजा की फीस हमारी, वो चले गए जाहिर के पास। नहीं, क्यूम रजा उस वक्त तक ऑर्डर नहीं कर सकता जब तक मैं NOC नहीं दे देता। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एनओसी मैं क्यों रोकूंगा भाई? मेरी फीस के लिए तो फिर तो मैं नहीं रोक सकता ना। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया। हर बंदे, हर कंपनी का अपने पास जो है वो विल है, वो ऑडिटर चेंज कर सकती है, लीगली तरीके से कर सकती है, AGM में चेंज कर सकती है, तो हर एक को राइट है। लेकिन ये नहीं है कि आप फीस मार के तो आप ऑर्डर कर दें। दूसरा, मेरे पास क्यूम रजा ऑडिटर था, वो पार्कर के पास आ गए, क्यूम 5 लाख फीस लेता था। मैं उसको ये नहीं कह सकता भाई मैं तेरा काम 3 लाख में कर दूंगा। नहीं, मैं मिनिमम फीस को 5 लाख कोड करूंगा, ये 5 लाख से ज्यादा कोड करूंगा। ये हमारी एथिक्स है। वरना तो यहां मंडी लग जाए, आ जाओ जी आ जाओ, 20,000 ऑर्डर करा लो, 15,000 ऑर्डर करा लो। ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते कि आप कहें जी आप जी फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करें जी, ऑर्डर करा लो। नो नो, हम एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते। हमारे पास वॉकिंग कस्टमर नहीं आता। हम कौन सा कोई सब्जी बेच रहे हैं? हमारे पास रेफरल बेस आता है कि अच्छा यार ये अच्छा लोग काम करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट अच्छे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हम क्या क्लेम करते हैं? हम कहते हैं वन रूफ के अंदर आपको सारी अवेलेबल है, कंपनी कॉर्पोरेशन, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, योर बैंकिंग डाटा, बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग, ऑल टू बी अंडर वन रूफ। हम ये क्लेम करते हैं फैसलाबाद में। और फैसलाबाद में अंडर वन रूफ इतनी सर्विस किसी ऑडिटर के पास नहीं है। बाकी रिस्क रिसीव का होता है जी। अहमद हसन जी, जी अहमद हसन। जी सर, कल आपने बताया था कि हम जो हैं वो अगर हमने अपॉइंट कर लिया है डायरेक्टर ऑडिटर सॉरी, तो हाँ सर जी, हम वो साल के दरमियान में भी चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो सर प्रोसीजर उसके अब लिए भी आपके हिस्सा नहीं है ना बेटा।
हाँ ठीक है, तो लेकिन उसके लिए भी हमें एनओसी लेना ही एनओसी पड़ेगी ना फिर एनओसी लेनी प्रीवियस पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी। फीस भी देनी पड़ेगी, जाहिर बात है। हाँ जी, एनओसी लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। वैसे भी हम बहुत बहुत कम ऑडिटर्स होते हैं जो लड़ते हैं किसी बात पे, वरना वो बात अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि शहर में होते हैं जानते होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार तुम मुझसे काम करवाना चाहते हो, ठीक है यार ले जाओ, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बात है, 2 लाख 3 लाख फीस की बात है, खैर है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्लाइंट जाते आते रहते हैं, क्लाइंट नए बनते रहते हैं। फ़हद जी, फ़हद सर आप लोग एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकते, तो फिर वो कंपनीज ऑडिटर चेंज क्यों करती हैं? जी, वो कंपनीज बेटा वो तो एडवर्टाइजमेंट वो रेफरल बेस होता है ना, हमारा क्लाइंट बेस होता है ना। वो ऑडिटर चेंज करती हैं, ऑडिटर की वो हाँ जी, एक वैसे शहर प्रोफेशनल कैरियर दे। हाँ जी प्रोफेशनल कैरियर, एक नाम होता है ना, शहर में एक नाम क्रिएट हो जाता है ना बेटा, राइट सर। कि अच्छा यार चंगी एडवाइजरी दिंदे ने। ऑडिटर एडवाइजरी भी देता है? ज़ाहिर है, हम क्यों नहीं एडवाइजरी, मैं टैक्स मैं जैसे मैं मतलब कि मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन बहुत कम करता हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। राइट सर। ठीक है ना, राइट सर। आगे भी आपको चूज करना पड़ता है। अब देखो ना, जब मैं चरणों में बनता हूँ, क्या मैंने ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़े, क्या मैंने ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़े, क्या मैंने टैक्स पढ़ के पास किया, पढ़ के पास किया। लेकिन आज मुझे कहेंगे कि मैं ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ूँ, मैं टैक्स भी पढ़ूँ, और मैं तो पागल हो जाऊंगा। यस सर। ठीक है, मैंने अपने आगे फील्ड चूज करी कि मैं यार टैक्स में एडवाइजरी में आऊंगा। जिशान साहब राइट सर। बैंकिंग में आएंगे, जुनेद साहब टैक्स में नहीं है, वो ऑडिट कर रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है यार अपना राइट अपना सर। काम करो, बजाय ये कि मैं मैं कल्ला बंदा तेरी किताब पढ़ा, एक किताब पढ़ के ज्यादा बेनिफिट दूंगा, बोलो ना, एक में ज्यादा एफिशिएंसी से एक में काम ज्यादा करेंगे। एफिशिएंसी आएगी ना, तो ये बात होती है। थैंक यू सर। ठीक है, लो ले जी, स्टे ब्लेस्ड जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे, एंड दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद बशर्ते जिंदगी लास्ट लेक्चर ऑन द ऑनलाइन, हमारे भी कान दुखने लग पड़े, आपके भी जो है वो बिस्तर थक गया होगा मेरा ख्याल, आपके बैठ बैठ के आपके बिस्तर भी कह रहा होगा जा दफा हो, निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपने नहीं निकलना। खैर अगले आखिरी चैप्टर में इंशाल्लाह फिजिकल पढ़ेंगे, कल आपका टेस्ट है 4 बजे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।